जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने जाते हैं उन पे हमला होता है और 10 लोग लगभग करीब मर जाते हैं। कुछ लोग बहुत जख्मी भी हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं और उनका भी ऐसा भगवान न करे कभी उनको कुछ हो, बट कहीं ना कहीं उनकी भी जान हथेलियों पे है भी। ऐसे में मोदी सरकार का 370 हटाने के बावजूद भी वहाँ पे शांति अमल नहीं हो पा रही है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए मैडम, पहली बात तो ये निंदनीय घटना है जिसने हर एक देशवासी को आहत पहुंचाई होगी। हाँ। अब जो वो अलगवादी कह सकते हैं या स्लीपर सेल कह सकते हैं या आतंकवादी कह सकते हैं, उनको कुछ भी नाम दे दो आप। आकर के उन्होंने बस पे फायरिंग करी, बस का वो टूटा और खाई में जाकर के गिर गई, जिससे बेचारे निर्दोष बंदे मारे गए और मारे भी निर्दोष जाते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है ना, आप भी एक भी बम क्यों नहीं फट रहा था, 10 साल हो गए थे। आज मोदी जी तो शपथ ले रहे हो और यहाँ पर ये हादसा हो जाता है। इसकी ये क्या धारणा क्या लेके जा सकती है हमारे को? कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है सफल नहीं हुई है। 370 हटाने के जो दावे उन्होंने किए थे कि अब शांति होगी, वो शांति है कहाँ भी? देखिए मैडम, 10 सालों में तो हम देख ही रहे थे, शांति तो थी। हम इसको नहीं नकार सकते कि कश्मीर में शांति नहीं थी। आज से पहले हम कश्मीर वो भी देखते थे कि लाल चौक के ऊपर हरा झंडा फहरा दिया जाता था। आज फाउंटेन के साथ लाल चौक पे तिरंगा देखते हैं। झंडे जरूर फहराए गए हैं, ये अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ आतंकवादी जो हमले थे वो भी तो कम होने चाहिए थे। आप बताइए ना, कहाँ कम नहीं हुए? आज टूरिज्म 1 लाख करोड़ का वहाँ पर कैसे हो जाता है? आज वहाँ पर कर्फ्यू क्यों नहीं है? आज वहाँ पर जो दुकानें आए दिन बंद रखते थे शटर को, अब ओपन में खुला रहता है। और ये मैं नहीं, मैं कश्मीरी भाइयों का बयान सुनता हूँ जो दिल्ली में आकर के बयान दे करके जाते हैं न्यूज के अंदर। ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं हमारे को सबक भी सिखाती है कि सत्ता के ऊपर, जैसे हमारे घर के अंदर मुखिया जो होता है ना, वो अच्छा होगा ना, फैसले लेने वाला होगा, परिवार उसकी सुनने वाला होगा, तो वो परिवार तो अच्छा चल जाएगा। जहाँ मुखिया की वैल्यू नहीं होगी, जहाँ मुखिया का सम्मान नहीं होगा, जैसे हमारे पिताजी हमारे घर में बड़े होते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो वो घर बट जाएगा। आज मोदी जी थे, 10 सालों के अंदर उन्होंने जो जो विकास कार्य किए हैं हम उसको सबसे बखूबी जानते हैं। लेकिन एक जातिवादी के अंदर अगर मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं दलित, मैं वैश्य, मैं शूद्र, और हमने एक निश्चय ले लिया भैया जी हमारी जात के बंदे को यहाँ पर टिकट नहीं दी, हम वोट नहीं करेंगे। उसके लिए हमने क्या खड़े कर दिए? वही लोग जिनके कार्यकाल के अंदर आए दिन बम फटते थे, हर एक राज्य में बम फटते थे। कश्मीर ऑलमोस्ट हमारे हाथों से जा चुका था, हम उन्हीं को दोबारा सत्ता में लाने की सोचे। और अभी तो सोचिए, अलगवादियों के हौसले देखो कितने बुलंद हो गए, कहीं ना कहीं 6-2 से निकल करके आगे हमला करने। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस के राज्य में भी यही हाल था, बीजेपी के राज्य में भी यही हाल है, अंतर कहाँ है? सर मैडम, शेर शांत हुआ था ना, दहाड़ना नहीं भूला था। शपथ ले ली ना कल, अब आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आने वाले 5 साल देख लेना। विपक्ष तो कह रहा है कि जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पनौती है भारत देश के लिए। वो यहाँ शपथ ले रहे हैं, उधर 10 निर्दोष लोग जो थे वो मारे गए। वो पता क्या होता है मैडम, जो निर्दोष लोग मारे गए ना, उन पे कभी निंदा प्रकट नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे, कभी शोक जताते नजर नहीं आएंगे। वो उंगली उठा देंगे पीएम मोदी की वजह से। अरे पीएम मोदी वहां शपथ ले रहा है, वो उधर है। अगर सेना हमारी है, आप तो आकर के कहते हो, वो तो कह रहे हैं चलो शपथ ले रहा हूँ वहां तक, ये तो कहते हैं हम आए तो 370 धारा दोबारा लगा देंगे। तुम कहाँ देश को ले जा रहे हो? पहले अपनी सोच तो बदलो। वो तो कह रहे 370 धारा हटे, भारत का बंदा बेफिक्र होकर के वहां घूमने जाए, वहां के जो मूल निवासी हैं अपना रोजगार शांतिपूर्वक कमाए, हमारा जो तिरंगा कभी जलाया ना जाए, लहराया जाए। उनकी सोच ये है, आपकी सोच क्या है? वहीं के निवासियों के लिए तो मैं बात कर रही हूँ, वहीं के निवासियों के बारे में ही तो बोल रही हूँ कि ना उनको पहले शांति थी, कांग्रेस के राज्य में भी वो शांति से नहीं थे, डर में जी रहे थे, आज भी वो डर में जी रहे हैं। आज को पता चल रहा है आज 10 लोग मारे गए हैं, कल को 100 लोग मारे जाएंगे। बीजेपी कर क्या रही है? मैडम एक चीज आपको बताता हूँ, वहाँ पर डर खत्म हुआ है, आतंकवाद खत्म हुआ है, लोग अपना जीवन खुलेआम मतलब फ्रीडम से जीने लगे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण पता है क्या है? उमर अब्दुल्ला का लड़का हार गया, महबूबा मुफ्ती हार गई, गढ़ था वहां से आज तक नहीं आ रहे थे, पूरा पनौतियां यही थे वहां की। आज वहां की जनता ये फैसला लेने योग्य तो बनी ना कि ये दोनों डिजर्व नहीं करते श्रीनगर के अंदर रहना। आज नए चेहरों को वो लेकर के आ गए ना, क्यों लेकर के आ गए? ये हिम्मत आज से 20 साल 10 साल क्यों नहीं थी जब से ये हुकूमत करते आए थे। आज 5 सालों के अंदर अभी मोदी जी वहां होकर के आए, वो एक सीट पे भी इलेक्शन नहीं लड़े वहां पर, फिर भी देख लो महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला गायब हो गए वहां से। अब ये जो आतंकवादी हैं, जो हमें एक चीज तो ये पहले सोच लेनी चाहिए, कश्मीर जो है ना वो कोई पीसफुल जगह नहीं है, शांति प्रिय जगह नहीं है। टाइम लगेगा। अगर हम एकदम सोचेंगे कि भैया पूरी बाउंड्री को, कितना टाइम लगेगा? 10 साल दिया जनता ने, कश्मीर के लोगों ने 10 साल दिए बीजेपी को, और कितना टाइम चाहिए बीजेपी? मैडम 10 साल में आप भी बता दो, 10 साल के अंदर अगर टाइम दिया तो 10 साल के अंदर चेंजेस कितने हो गए। अब आतंकवादी हैं, आपको पता होगा, आतंकवादी जो हैं जरूरी नहीं है सीमा पार से ही आ रहे हैं,
हिंदुस्तान के अंदर भी कहीं घुसे हुए घोंसलों के अंदर पड़े हुए हैं जिनको हम स्लीपर सेल का नाम देते हैं, और वहां पर कोई बम विस्फोट नहीं कर दिया इन्होंने। जैसे विपक्ष पहले कह रहा था पुलवामा हो गया, 350 किलो RDX आ गई, अब नहीं आई। अब उन्होंने खाली फायरिंग करी, ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा, खाई में बस गिरी, जो आतंकवादी है उस पर जांच एजेंसी बैठ गई है। अभी थोड़े दिन में स्पष्ट हो जाएगा कौन थे, कहां से आए थे, किसकी पनाह पे आए थे, और ये निर्णय इन्होंने तब क्यों लिया जब प्रधानमंत्री तीसरी बार की शपथ ग्रहण कर रहे हैं। सामने तो आ जाएगा, सच कब तक छुपेगा, तब फैसला लेंगे ना कहां से आए थे। कश्मीरों पंडितों को वहाँ पे घर नहीं दिए गए हैं, पर जो दर्शन करने भी जा रहे हैं उनको भी दर्शन नहीं कर, पता चल रहा है कल को कोई दर्शन करने जा रहा है वो सीधे स्वर्गीय सिद्धार्थ जा रहा है। नहीं मैडम, ऐसा देखो, मैंने अभी भी आपको बोला, निंदनीय बात है। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू ये पीसफुल जगह नहीं है, इधर ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। क्योंकि ये भी समझ लो, अभी तो आपको एक चुनौती दे दी गई है आतंकवादियों के दोबारा कि हमारे मंसूबे जो हैं अभी भी शांत नहीं है, देख लो। आज हमने ये किया, कल बड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर मोदी सरकार को फैसले लेने पड़ेंगे, अच्छे से लेने पड़ेंगे। इतने हो गए, 24 घंटे से ऊपर लगभग समय होने को है, अभी तक मोदी सरकार के द्वारा कोई फैसले क्यों नहीं लिए गए हैं? मैडम कुछ ना कुछ जांच एजेंसी तो बैठी होगी, मैं भी न्यूज में देख रहा था, जांच एजेंसी लग गई है। अब मोदी जी जो है वो आकर के बोलेंगे, फिर टिप्पणी शुरू हो जाएगी। और टिप्पणी वो लोग करेंगे जो कल तक कह रहे थे 1 लाख आएगा आपके अकाउंट के अंदर टकाटक। अब अपने ही उन महिलाओं को, कार्यकर्ताओं को ही भगा रहे हैं अपने इस दफ्तर से फटाफट। तो उनकी विचारधारा तो बलगलाने की है, तो हमने उनके ऊपर नहीं जाना है। हमने ये देखना है कि चलो मोदी जी को बेशक 292 सीट आई एनडीए की, 240 हमने दी है, लेकिन मोदी जी इनके साथ चल करके भी ऐसे कट्टर फैसले ले पाए जैसे 10 साल पहले, अभी 2024 से पहले ले रहे थे। तब उनको किसी का पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हो सकता है भाई पूछ के चलना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ मोदी जी से एक चीज और अपील करता हूँ कि चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे नायडू जी हो, ये कुछ ज्यादा आपसे अपेक्षाएं रखेंगे ना, और आपको लगेगा कि आप देश इतने फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो एक युवा होने के नाते आपसे अपील करता हूँ, रिजाइन दे देना, विपक्ष में बैठना ज्यादा अच्छा मानना। फिर जनता पूछेगी ना, भैया अब इस राज्य में बम क्यों फटा। ऐसी खबरें सुनने के बाद आप खुद जाएंगे वहाँ पे? कहाँ? वैष्णो देवी? हाँ, जम्मू कश्मीर या वैष्णो देवी, या फिर जम्मू कश्मीर के और भी कई खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, डर नहीं लगेगा? मैडम देखिए, डर तो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। हम ज्यादा से ज्यादा ना वृंदावन पहुंच जाते हैं, और वृंदावन में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि उसके अंदर ऐसा लगता है घुटन हो गई, दम हो गया। लेकिन जब ठाकुर जी के दर्शन करते हैं ना, तो वो सारी घुटन, वो सारा टेंशन, वो सारा जो माइंड एकदम डाइवर्ट हुआ था, वो सब एक संतुलन में आ जाता है। उसी तरीके से वैष्णो देवी देखो, आज भी श्रद्धालु नहीं रुकेंगे, कल भी नहीं रुकेंगे, और ना कभी रुके थे। वहां तो हम जाएंगे। अमरनाथ जी में नहीं रुके, आप बताओ। अमरनाथ जी जिसके अंदर 80,000 सैनिक हमारी रक्षा के लिए लगाए जाते हैं, जबकि हम भारत में रहते हैं। यही तो सवाल होता है कि उनकी सेफ्टी की गारंटी आखिर लेगा कौन? मैडम अब सरकार ही लेगी सेफ्टी की गारंटी। तो कहाँ सेफ्टी की गारंटी है बताइए? 10 साल में पुलवामा अटैक हुए, फिर अभी ये हुआ है। लेकिन मैडम देखिए क्या, अब मैंने आपको यही चीज बार बार, आए दिन छोटी मोटी तो ऐसे आतंकवादियों की खबरें आती ही रहती है। आप ये नहीं कर सकते हो, हम बड़े 2 मुद्दे आए हैं, पर छोटी मोटी तो खबरें आती ही रहती हैं। छोटी मोटी भी आती हैं, लेकिन उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के उसके ऊपर जो इनके टापू बनाए होते हैं, इन्होंने उसके ऊपर गोलीबारी करी और 3 सैनिक उनके पाकिस्तान के शहीद कर दिए। हाँ, एयर स्ट्राइक तो हुआ, अलग में भी जब वहां से फायरिंग होती है, हमारी सेना को छूट है, फायरिंग करो। हम देखते हैं ना, वहां पे आतंकवादी मारे जाते हैं। एक वीडियो में भी देख रहा था, वो आतंकवादी का नाम लेके हमारी सेना कहती थी बाहर आजा, कुछ नहीं कहेंगे। आया वो, उसने सरेंडर किया। कहीं ऐसी जब, तब हमें फक्र होना चाहिए ना। हमारी सेना का जब कोई शहीद होता है ना, हमें दुख उतना ही होता है, चाहे 1 हो चाहे 100 हो। अच्छा, आप लोग को नहीं लगता कि जब बात होती है आतंकवादियों की, तो आप लोग तुरंत एयर स्ट्राइक पे आ जाते हैं कि इससे पहले तो एयर स्ट्राइक का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, बट आरडीएस पे कोई जवाब नहीं होता, आरडीएस पे कोई बात नहीं होती? मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ, एयर स्ट्राइक का तो नाम बुरा ना मानो, किसी ने भी नहीं सुना होगा कि किसी देश ने दूसरे देश के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दियो। ये फर्स्ट टाइम भारत में हुआ, और इसको हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान खुद मान रहा है। विपक्ष तो सबूत मांग रहा था ना सेना से, पाकिस्तान ने दे दिया। अभिनंदन आया तो वहां का कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा था ना, हमारे को पसीना आ रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, अभिनंदन को छोड़ दो, भारत कुछ बड़ा करने वाला है। बाइडन कह रहा था ना कि भारत कुछ बड़ा करेगा, और सर जब
कोई बड़ा आदमी कहता है ना कुछ बड़ा करने वाला भारत, तो सोचो वो कितना बड़ा होगा। आया ना, हमने तो देखा है मैडम, इसलिए हम उसको कह रहे हैं। हम कोई मोदी जी के वो तो है नहीं कि मोदी जी हमारे घर शायद राशनदार है तो हमने मोदी जी की तारीफ करनी है, लेकिन हमने देखा 7 सैनिक फांसी की सजा रुकवा करके कुवैत से आ गए। तो ये चीज हम देख रहे हैं। भारत में राम मंदिर का विरोध रहा था, हमने सोचा चलो कुछ होगा, इनकी अपनी राजनीति होगी, लेकिन अबू दुबई के अंदर इस्लामिक कंट्री में राम मंदिर बन गया। विरोध तो उनको तो सबसे ज्यादा करना चाहिए था, भैया हम तो मुसलमान इस्लामिक कंट्री है, यहाँ राम मंदिर का क्या मतलब है, लेकिन बनाया ना। अब ये सब चीजें हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, 10 साल का अगर कंपेयर करेंगे दोनों सरकार का, तो मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर करना चाहे भी, मैं आज कह दूं कि चलो राहुल गांधी युवा हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक हैं, खून है, तो उनको पनौती बार बार कह रहा है कि मोदी जी इतने बड़े भारत देश के लिए पनौती साबित हुए हैं तीसरी बार में कि 10 लोगों को ही मरवा दिए। अब पनौती तो देखो राहुल गांधी जी खुद भी हो सकते हैं ना। वो कैसे हो जाएंगे? तीसरा टर्म इन्होंने किया, माँ सपना देख रही है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री की शपथ ले और मैं उसको देखूं, लेकिन वो शपथ कब लेंगे? 93 साल के हो गए, अब लेंगे वो 58 में, शायद वो भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि योगी जी आ जाएंगे। जनता कह रही है योगी बाबा या नितिन गडकरी, 2 ही चेहरे वो ला रही है, इनका नाम तो दूर दूर तक नहीं है। तो अब एक बात हो, जो 99 सीटें पार नहीं कर पाया, जो ध्रुव राठी जैसा सूरमा लेकर के चलने वाला, दिल्ली का बेटा केजरीवाल, लालू यादव, मतलब सारे A1 चेहरे, तब भी 100 नहीं टॉप पाया, 99 पे ही अटक गया। पूरा गठबंधन मिल करके, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, मोदी तानाशाह हो गया, युवा बेरोजगार है, मंदहाली हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, मतलब ये सब कुछ करके भी जो इंडियन अलायंस 233 नहीं टॉप पाया, वो एक अकेले 240 टॉपने वाले पे बात कर रहा है। डूब के मर जाना चाहिए विपक्ष को। तो विपक्ष को तो ये कहते हैं एनडीए साथ में है, विपक्ष मजबूत हो गया है। पहले के समय में 2019 में जब बीजेपी आई थी तो विपक्ष कमजोर था, जनता भी कह रही थी विपक्ष कमजोर है, बट इस बार तो विपक्ष ने पूरा टक्कर दिया है ना। हम भी मानते हैं युवा होने के नाते विपक्ष मजबूत होना चाहिए, एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, इस चीज को कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए ना। अब तो इतने अच्छे हैं जनता की सेवा करने के लिए, सोनिया गांधी अपने बेटे को भी सौंपने को तैयार हो गई हैं। कितनी बार सौंपेंगी ये बता दीजिए, कितनी बार सौंपोगे? फिर भी वो मंदबुद्धि वाले बयान क्यों देते हैं? क्यों कहते हैं इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे? क्यों कहते हैं इन्हीं के अलायंस के नेता कि सनातनी डेंगू मलेरिया होते हैं? क्यों ये खुद कहते हैं कि हिंदुओं में जो शक्ति का शब्द है इसको खत्म करना पड़ेगा? ऐसे शब्द और इनके खड़गे जी, जिनको पानी भी पूछ के पीना पड़ रहा है। सोनिया जी आप लेंगी, राहुल जी आप लेंगे, वो कहते हैं नहीं लेंगे, फिर ये पियेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, ऐसे आतंकवादियों के जो हमले हो रहे हैं, बीजेपी इसको कितना सफल हो पाई है रोकने में, और इसको कितना वक्त लगेगा 100% रोकने में? देखिए मैडम, पैदा होते ही बच्चा चलना तो नहीं सीख जाता है, समय लगता है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कितना समय अभी 5 साल, अब तो मेजोरिटी नहीं है, लेकिन वो भी कार्य तो चल रहे हैं, 5 साल 7 साल और लगेंगे कश्मीर को और आतंकवाद मुक्त होने में। आप एक चीज देखिए कि कल तक, आज तो हम कश्मीर में देख रहे हैं कि भैया पुलवामा हुआ 10 सालों में, दूसरा भी ये हाल ही में, ये कल जो बड़ा हादसा हमारे को देखने को मिला 2, लेकिन इससे पहले हम ये भी देखते थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के हर एक राज्य में बम फटते थे, हर एक ट्रेन में बम फटते थे, हर एक होटल में बम फटते थे, हर एक पिक्चर हॉल में बम फटते थे। हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। आज कम से कम हर एक राज्य तो सुरक्षित हो गए उनके आने के बाद। एक कश्मीर जो मुद्दा है, फोड़ता कौन था, फोड़वाता कौन था? अब ये आप बताइए ना, कौन फोड़वाता था? आप बताइए, आतंकवादी का नाम बता, पूछ के फोड़ते हैं। और मैं कहता हूँ, चाहे आप कह दीजिए अलगवादी फोड़ते थे, स्लीपर सेल फोड़ते थे, पाकिस्तान से आते थे, अफगानिस्तान से आते थे, इराक कहीं से भी आते थे, लेकिन जो हमारी उस समय मौजूदा सरकार थी वो उन्हें रोक क्यों नहीं पाती थी? सारी एजेंसियां थी, तो अभी भी नहीं रोक पा। आप बता दीजिए कौन से राज्य में बम विस्फोट हुआ, आप मुझे एक बता दो। जम्मू कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर छोड़ो, आप और कोई एक राज्य बता दो, कोई एक ट्रेन बता दो, कोई एक होटल बता दो, ताज मानसिंह जिसके अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती, उसके अंदर बम फट जाते हैं बॉम्बे के अंदर। आप बताओ आज कौन सा हमारा कोई तो जिम्मेदार कौन? आप बताओ, मौजूदा सरकार कौन थी उस समय? कौन थी? कांग्रेस की थी। हाँ, केंद्र के अंदर क्यों नहीं थी हमारी सेना सुरक्षित? हमारी सेना को कश्मीर के अंदर जब पत्थरबाज पत्थर मारते थे और वो अपना वो आगे जो सेविंग वो पकड़ा होता है गार्ड, उसको यूं यूं करके जाती थी और वो फोन करती थी भैया पत्थर मार रहे हैं, और वो पत्थर खा रहे थे, उनके पास AK-47 होते हुए नहीं चला सकते थे। आज वो पत्थरबाज किस गुफा में घुस गए, हमें भी तो बताया ना कोई आकर के। आज वो पत्थरबाज क्यों नहीं है? आज आप बता दो। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण मानता हूँ, लाल चौक के ऊपर तिरंगा जलता हुआ पाया जाता था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया हुआ पाया जाता था, आज क्यों नहीं है? मेरे को एक छोटा सा आप आंसर दे दो।
देखिए बदलाव हुआ है। अच्छा लगता है कि अगर जो भी थोड़े बहुत सुधार हुए हैं जम्मू कश्मीर में, अगर बीजेपी की सरकार चली जाती है तो कहीं फिर से स्थिति वैसी आ जाएगी या उससे भी बेकार आएगी या ऐसी रहेगी? मैडम देखो, स्थिति तो बेकार होगी, क्योंकि जो उनके अगेंस्ट आने वाले नेता हैं वो पहले ही भाषण में कहते हैं कि हम 370 धारा दोबारा लगा देंगे, तो उससे तो उनके मंसूबे और बुलंद होंगे ना, ये टूटेंगे। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं भैया 370 वहां से नहीं लगेगी, हटी रहेगी, कश्मीरी पंडितों को शायद मोदी जी नहीं बसा पाए, मैं हाथ पकड़ के ले जाकर के बसाऊंगा, तो जनता कहेगी हाँ भैया क्या फैसले ले रहा है। इन्होंने बोल दिया बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, युवा परेशान है। अरे तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक का युवा परेशान नहीं है, उनको क्यों नहीं नौकरी दी? वहां पर क्यों महंगाई कम नहीं करी? वहां पे भ्रष्टाचारियों को अंदर क्यों नहीं डाला? पूरे देश की फिक्र कर रहे हो। और अगर इस इलेक्शन 2024 में जो हुआ मोदी जी के और विपक्ष के खिलाफ, अगर उसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा होती तो पूरे देश से मोदी जी हारते। क्या हिमाचल के युवा बेरोजगार नहीं थे? क्या उत्तराखंड के युवा बेरोजगार नहीं थे? क्या दिल्ली के युवा बेरोजगार नहीं थे? क्या उड़ीसा के युवा बेरोजगार नहीं थे? क्या एमपी के युवा बेरोजगार नहीं थे? वहां मंधाली नहीं थी? वो लोगों ने कैसे एक मुश्त होकर के वोट दिया? क्योंकि जिसको पता है ना मोदी जरूरी है, जिनको पता है ना 1 महीने के अंदर हमें 26 प्रधानमंत्री देखने पड़ेंगे, वो लोग कभी नहीं जाएंगे ऐसे। चेहरा तो घोषित करते कहते भैया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, सारी जनता कहती चलो भाई पढ़ा लिखा है चलो देते हैं। तुम यही नहीं घोषित कर रहे, बनेगा कौन? अच्छा चलो राहुल गांधी प्रधानमंत्री तुम बना दोगे, गृह मंत्री लालू प्रसाद यादव को बनाओगे जो अपना परिवार बढ़ा रहा था, शिक्षा मंत्री उसके बेटे को बनाओगे तेजस्वी यादव को, नो भी फेल। क्या कमी थी लालू प्रसाद यादव के? ना पैसे की कमी थी ना पावर की थी, फिर भी अपना बच्चा नहीं पढ़ा पाया। यहाँ गरीबों के लिए कहते हैं हम अस्पताल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, तुम्हारे को जरा सी सुई भी चुभ जाती है तुम सिंगापुर पहुंच जाते हो, तुम अपोलो पहुंच जाते हो, उन्हीं सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते? कहाँ है वो राघव चड्ढा जी जिनकी आंख में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लंदन इंग्लैंड पहुंच गए, क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराया? मैडम अस्पताल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बीमारियां कम करो। ये जो बरसातों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है ना, ये बीमारियां ना पनपे, इनको कम करो। आप अस्पताल में जाकर के देखेंगे ना, ज्यादातर केसेस किस चीज के हैं? फूड पॉइजनिंग हो गई क्योंकि पानी गंदा है, डेंगू मलेरिया हो गया क्योंकि आसपास कीचड़ और दलदलें बनी हुई हैं। अरे इनको साफ सफाई कराओ ना चिकनगुनिया होगा, ना डेंगू होगा, ना मलेरिया होगा, अस्पताल बंदा जाएगा ही क्यों?